फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम देखेंगे अध्याय 12। अध्याय 12 में हमारी धारा 154 से लगाकर धारा 176 तक दी गई है। ठीक है भाई, पुलिस को इतिल्ला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियाँ हमारी अध्याय 12 में दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट किस संबंध में की जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारी केवल संज्ञा अपराध में होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी? संज्ञा अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, धारा 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंज्ञा अपराध के अन्वेषण की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? असंज्ञा अपराध होता है जो उसमें हमारी अनुमति उस अपराध के विचारण के अक्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? जो उस अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार रखेगा उस मजिस्ट्रेट के द्वारा असंज्ञेय अपराध की अन्वेषण की अनुमति दी जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत किसी साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करने पर किस के अधीन अपराध होगा? ये होगा हमारा धारा 179 में। किसके अधीन? धारा 179 में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की। ठीक है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत कौन संस्वीकृति लेखबद्ध कर सकेगा? संस्वीकृति कौन लेखबद्ध करेगा भाई? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसी संस्वीकृति युक्त कथन की प्रकृति क्या होगी? वो हमारा अविधिक होगा और साक्ष्य में क्या होगा? अग्राह्य होगा। ठीक है, धारा 164 के क्लोज 5 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्कार कारित करने के अपराध के अन्वेषण के दौरान अभिकथित पीड़िता का चिकित्सा जांच किसकी सम्मति से कराई जा सकती है? किसकी सम्मति से कराई जाएगी? या तो सब पीड़िता या फिर उसकी ओर से कोई भी सक्षम व्यक्ति की सम्मति से। ठीक है, कहाँ पर होगी ये पहचान? हमारी धारा 164 के कै में। ठीक है भाई, जांच कहाँ पर होगी? धारा 164 के कै में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 कै के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तब फौजदारी न्यायालय क्या जारी कर सकेगा? क्या जारी करेगा भाई? प्रार्थना पत्र, अनुरोध पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र। ठीक है भाई, क्या जारी करेगा? प्रार्थना पत्र, अनुरोध पत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के मामले में कौन सी धारा लागू होती है? कौन सी होती है? धारा 174। कौन सी लागू होती है भाई? धारा 174। धारा 174 में हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है? आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच एवं रिपोर्ट। ठीक है, ये है हमारी धारा 174। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की है? कितने दिनों की होती है भाई? 90 दिन की। ये हमारा धारा 167 के क्लोज 2 के परंतु कै में दिया गया है। ठीक है, कितनी शक्ति होती है? 90 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को बलात्कार के अपराध में गिरफ्तार कर अन्वेषण के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, उसे अधिकतम कितने दिन की अभिरक्षा में दिया जा सकता है? कितने दिन की भाई? 90 दिन की। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 154 के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जिस पुस्तिका में इतिल्ला का सार लिखता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई उस पुस्तक को? स्टेशन डायरी या साधारण रोजनामा मंचा कहते हैं। ठीक है, स्टेशन डायरी जिसमें हमारी पुस्तक की इतिल्ला का सार लिखा जाता है उसे कहते हैं स्टेशन डायरी अथवा साधारण रोजाना मंचा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 154 के अधीन अभिलिखित किए गए इतिल्लाकार के कथन को सामान्य व्यवहार में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? प्रथम रिपोर्ट। प्रथम रिपोर्ट, प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या रपट इब्तदाई का नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिल्ला देने वाले को इतिल्ला की प्रतिलिपि कितना मूल्य चुका देने पर दी जाएगी? ये हमारी निःशुल्क दी जाती है। ठीक है भाई, जो इतिल्लाकार होता है उसको इतिल्ला की प्रतिलिपि जो होती है वो हमारी निःशुल्क दी जाती है। ये हमारी धारा 154 के क्लोज 2 में दिया गया है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के इतिल्ला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यतीत है कहाँ और क्या उपचार प्राप्त कर सकता है? ये हमारा धारा 154 के क्लोज 3 में दिया गया है। इतिल्ला को अभिलिखित करने से इनकार करने पर
जो व्यतीत व्यक्ति है इतिल्ला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबंध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। ठीक है भाई, लिखित रूप में भेजेगा और डाक द्वारा जो हमारा पुलिस अधीक्षक होता है उसको भेज सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 154 के अधीन कोई इतिल्ला कब प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट की कोटि में आती है? जब कोई हमारा संज्ञा अपराध कारित होता है और संज्ञा अपराध से संबंधित होती है तो हमारी प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट की कोटि में आ जाती है धारा 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में कहा गया है कि प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट संदिग्ध नहीं होनी चाहिए? संदिग्ध नहीं होनी चाहिए वरन उसे इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस उसके आधार पर अन्वेषण प्रारंभ कर सके। यह कहा गया है हमारा तापिंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में। ठीक है, तापिंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंख्य मामलों के बारे में इतिल्ला दिए जाने पर पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? असंख्य अपराधों के मामले में इतिल्ला हमारी दी जाएगी धारा 155 में, और ये हमारा पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी ऐसी पुस्तक में अभिलिखित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और इतिल्लाकार को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञ मामले का अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकेगा? कब नहीं कर सकेगा? यह हमारा धारा 155 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसे मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं कर सकेंगे। ठीक है भाई, जिसे मामले का विचारण करने या विचारण सुपुर्द करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जहाँ किसी मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहाँ वह मामला कैसा समझा जाएगा? यहाँ पर हमारा धारा 155 के 4 में दिया गया है वो मामला हमारा क्या समझा जाएगा? संज्ञेय मामला समझा जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई राज्य बनाम रूसी मिस्त्री के वाद में किस FIR को किस प्रकार समझाया गया है? FIR का तात्पर्य है हमारा इतिल्ला से है जो किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में पुलिस अधिकारी को दी जाती है संज्ञेय अपराध के मामले में। ठीक है, FIR। इसके आधार पर अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापिंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि किसी गुमनाम, अस्पष्ट या जो तार द्वारा प्रेषित किया गया है उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में यह अभिमत व्यक्त किया गया है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटनाओं का वर्णन देते समय कुछ छोटे मोटे लोप हो गए हो और उनको युक्त स्पष्ट कर दिया गया हो तो वहाँ प्रथम इतिल्ला रिपोर्ट के साक्ष्यात्मक महत्व पर संदेह करना ठीक नहीं है और उसके कारण अभियुक्त की दोष सिद्धि को टाला नहीं जा सकता। ये कहा गया है हमारा नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें? नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य है? ये हमारा किस केस में कहा गया है? अग्नू नागेशिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। ठीक है, किस केस में कहा गया है? अग्नू नागेशिया बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बाद में कि यह सारभूत साक्ष्य नहीं है किंतु इसका प्रयोग अभियुक्त के मामले में निवृत्त रूप से किया जा सकता है। कैसे? धारा 145 के अधीन जो पूर्वतन कथन दिए गए हैं उनके खंडन के लिए यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(3) में साक्ष्य द्वारा दिए गए जो असंगत पिछले कथनों को साबित करने के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश भवन पटेल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रथम सूचना विवरण के बारे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रथम सूचना को दर्ज करने में अनावश्यक विलंब से अभियोजन पक्ष का मामला संदेहास्पद हो जाएगा। जो अनावश्यक विलंब होता है उससे मामला कैसा हो जाएगा? संदेहास्पद हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में यह कहा गया है कि यदि FIR करने वाला व्यक्ति अभियुक्त के रूप में उसी मामले में आता है तो उसके विरुद्ध वह तथ्य साबित नहीं किया जा सकेगा जो उसे FIR में दी गई थी क्योंकि ऐसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उल्लंघन में होगा। ये कहा गया है हमारा निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में कहा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें पुलिस अधिकारी के लिए अन्वेषण आवश्यक नहीं है? ये हमारी 2 परिस्थितियाँ हैं जिसमें पुलिस अधिकारी हमारा आवश्यक नहीं है कि वह घटनास्थल पर जाने और मामले का अन्वेषण करें। यह है हमारा जब मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है। ठीक है, अपराध होने की इतिल्ला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई हो। ठीक है, इसमें भी हमारा पुलिस अधिकारी का वहाँ जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट,
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तो ये हमारी दो परिस्थितियां हैं जिनमें पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर ना भी जाए तो काम चल सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मामले से परिचित किसी व्यक्ति को उसके पास थाने की सीमाओं के भीतर हो समक्ष सक्षम हाजिर होने की अपेक्षा किस प्रकार कर सकता है? ये हमारा धारा 160(1) के अनुसार लिखित आदेश के द्वारा कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी किन व्यक्ति को उनके निवास स्थान से अन्यथा उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं कर सकता? ये हमारा धारा 160 के क्लोज 1 के प्रंतुक के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष या किसी स्त्री के, ठीक है, निवास स्थान से अन्य उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की जा सकती है? साक्ष्यों की परीक्षा कहाँ पर होगी भाई? धारा 161 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी मामले की तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किस व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है? क्या जी? मौखिक परीक्षा कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 161 के अंतर्गत परीक्षाधीन व्यक्ति के प्रश्नों के संबंध में क्या बाध्यता है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती नंदिनी सत्यश्री बनाम पीएल दानी, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, किस बिंदु पर विधि स्पष्ट करता है? ये हमारा धारा 161 की क्लोज 2 पर विधि स्पष्ट करता है। किस पर करता है? 161 का हमारा जो क्लोज 2 है उस पर विधि स्पष्ट करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट केस है बहुत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 क्या उपबंध करती है? धारा 162 हमारी धारा 162 में दिया गया है भाई हमारा पुलिस द्वारा किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और ऐसे कथनों का साक्ष्य में उपयोग। ठीक है। क्या दिया गया है 162 में? 162 में दिया गया है हमारा पुलिस द्वारा किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और ऐसे कथनों का जो साक्ष्य में उपयोग दिया गया है। ठीक है। ये हमारा धारा 162 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 162 के अंतर्गत लेखबद्ध किए गए किसी व्यक्ति के कथन का उपयोग किया जा सकता है? ये हमारा 162 के एक परंतुक के अनुसार जब ऐसा व्यक्ति जिसका कथन लेखबद्ध किया गया है ऐसी जांच या विचारण में बुलाया गया है, अभियोजन की ओर से यदि उसके कथन का कोई भाग यदि साबित कर दिया जाता है तो अभियुक्त द्वारा न्यायालय के अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत साक्षी का खंडन करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन में के कोई अपवाद है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस से किया गया कथन साक्ष्य में पूर्णतः अमान्य है? हाँ, ये धारा 162 के क्लोज 2 के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के क्लोज 1 के अनुसार, धारा 27 के अंतर्गत आने वाले इस कथन के नियम अपवाद हैं। ठीक है भाई। 162 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का क्लोज 1 और धारा 27 के अंतर्गत जो आने वाले कथन है इस नियम के अपवाद हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह अभिकथन कि कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला व्यक्ति कोई उत्प्रेरणा धमकी वचन न देगा तो न ही दिलाएगा तो साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सादृश्यता रखती है? यह है हमारी धारा 24। ठीक है। और ये हमारी साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में हट जाता है और साक्ष्य मान लिया जाता है? धारा 28 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्वीकृतियों और अभिकथनों को कौन अभिलिखित कर सकता है? यहाँ पर कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले की अधिकारिता हो या ना हो, संस्वीकृति और अभिकथनों को अभिलिखित कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे तत्सम प्रवर्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई है संस्वीकृतियों को अभिलिखित कर सकता है? संहिता की धारा 164 के परंतु के अनुसार नहीं कर सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति अभिलिखित करने की प्रमुख शर्तें क्या है? यहाँ पर संस्वीकृति अथवा कथन किसी महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। किसके द्वारा? महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है। ऐसी संस्वीकृतियाँ जो कथन अन्वेषण के दौरान जांच या विचारण में
के पूर्व अभिलिखित की जा सकती है। ठीक है, जांच और विचारण के पूर्व अभिलिखित की जा सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया गया है, संस्वीकृति को संहिता की धारा 218 के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा। किसके 281 के अनुसार क्या किया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा। ठीक है भाई, मजिस्ट्रेट को यह समाधान कर देना चाहिए कि संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। संस्वीकृति किससे की गई है, स्वेच्छा से की गई है। ठीक है भाई, ये थी हमारी इसकी शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट से क्या अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को समझा देगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। जो व्यक्ति संस्वीकृति कर रहा है तो उसके विरुद्ध क्या है, प्रयुक्त किया जा सकेगा, साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने के उपबंध हैं। यहाँ पर धारा 165 में हमारे तलाशी लिए जाने के उपबंध दिए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की तलाशी धारा 165 के उपबंधों के अनुसार कब ले सकता है। कब ले सकता है भाई, ऐसे पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि दूसरे पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी से तलाशी की उपेक्षा करने का परिणाम यह है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा धारा 163 के क्लोज 3 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 24 घंटे के अंतर्गत अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के पश्चात अभिरक्षा में है तो अन्वेषण अधिकारी क्या प्रक्रिया अपनाएगा। यहाँ पर हमारी धारा 167 के अनुसार ऐसी स्थिति में ऐसा अन्वेषण अधिकारी उस व्यक्ति को और उस मामले से संबंधित केस डायरी की प्रतिलिपि को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। ठीक है भाई, ये हमारे धारा 167 के अनुसार होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट भी अभियुक्त को परिक्षेषित कर सकता है जिसे मामले की विचारण की अधिकारिता न हो। यहाँ पर दिया गया है हाँ, कर सकता है। यदि अभियुक्त भेजा जाता है तो वह उसे पुलिस अभिरक्षा में प्रपेक्षित कर सकता है। ये हमारा कहाँ पर दिया गया है, धारा 167 के क्लोज 2 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में कितनी अवधि के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकता है। ये हमारा धारा 167 के क्लोज 2 के अनुसार ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखने के लिए उतनी अवधि के लिए समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी। कितने दिन से अधिक नहीं होगी, 15 दिन से अधिक नहीं होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 167(2) में उल्लिखित 15 दिन की अवधि की अभिरक्षा में क्या प्रकृति होती है। जो 15 दिन की अभिरक्षा होती है, यह हमारे दिल्ली प्रशासन बनाम धर्मपाल के वाद में कहा गया है कि जो 15 दिन की प्रथम अवधि के दौरान अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में और पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में बदला जा सकता है। ठीक है भाई, न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है और पुलिस अभिरक्षा से न्यायिक अभिरक्षा में बदला जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 15 दिन की अवधि के पश्चात भी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। नहीं, ये 15 दिन के बाद हमारा पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। ये हमारा दिया गया है जगदीश सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये हमारा अध्याय 12 कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।